हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आर्टिस्टिफाई पे आस्क एन आर्टिस्ट का चौथा एपिसोड मेरे यानी जॉर्डन के साथ। अब ये है सीन की हसीन सी मशीन से मैं रहता हूँ दूर और चलता हूँ बच के। नाउ आई एम डेट वेट जाता हूँ भूल, कोई टकरा भी जाए नहीं मैं देखता पलट के। गलत ये लगे तो गलत ही सही है, गेम तेरी ओवर अब बारी मेरी है। मैं एलियन था ना तुम सबके लिए, मुझे अब सच में कोई भी परवाह नहीं है। आत्मा भटकती मेरी जिस्म की तलाश में, याद तेरी आती मुझको दर्द के लिबास में। आस थी तू मेरी पर न तेरे आस पास में, सच कहूँ तो बन चुका हूँ चलती फिरती लाश में। काश मैं अगर ले आता वक्त वापस खींच कर, उंगलियों से खेलता मैं आंखें तेरी मीच कर। सींच कर लहू की स्याहियों के प्रेम पत्र, दिल दुखे न याद कर सिखा दे कोई मंत्र। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले बात करते हैं एक बारी आर्टिस्टिफाई के बारे में। आर्टिस्टिफाई इट्स वन ऑफ दोस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हिप हॉप को सपोर्ट कर रही है, जो कि भारत में रैपर्स को सपोर्ट कर रही है। मतलब जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मैंने सोचा यार सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मतलब इज इट अ होक्स और समथिंग। लेकिन नहीं, ये सच में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैपर्स को शाउट आउट देती है, जिनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस देती है। और भी जितनी भी जो हम गाने रिलीज़ करते हैं, नीरज भाई सबसे पहले उनको शेयर करते हैं, उनको फैलाते हैं आगे, ताकि थोड़ा सा सीन ग्रो हो सके। जितना वो खुद कर सकते हैं, जितना आर्टिस्टिफाई कर सकता है वो कर रहा है और करता चला जाएगा। इसीलिए शायद इतना रियल काम करने के लिए ही शायद वो इतना ज़्यादा इस तरह से आगे ग्रो हो पा रहा है, इतना ज़्यादा वो अच्छा काम कर पा रहे हैं आर्टिस्टिफाई के साथ जुड़ के, हम सब आर्टिस्ट भी और खुद नीरज भाई भी। तो अब बात करते हैं सवालों की। तो पहला सवाल है कि जॉर्डन और यश में क्या डिफरेंस है। बड़ा ही संजीदा सवाल है, बड़ा ही एक तरीके से कहूँ तो अच्छा सवाल है। तो जॉर्डन एक एग्रेसिव बंदा है, एक पैशनेट बंदा है, एक टैलेंटेड रैपर है। और यश जो है वो एक डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ चुपचाप रहने वाला, कम बोलने वाला बंदा है, मतलब लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। और जो राइटर है वो यश के अंदर है और जो परफॉर्मर है वो जॉर्डन के अंदर है। ये डिफरेंस है, मैं दोनों को मिला के बनता हूँ, तो ये एक बात है। और यश जो है वो जॉर्डन तब बनता है जब वो स्टेज पे जाता है, या जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, या फिर वहाँ पर जहाँ उसको अपनी कला को शो करना है, जहाँ उसको प्रदर्शन करना है अपनी कला का, वहाँ पर जाकर के वो जॉर्डन बनता है। और यही है कि यही डिफरेंस है दोनों में, कि दोनों ना ज़मीन आसमान का दोनों में डिफरेंस है, कि एक बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाला है और दूसरा एकदम ही दूसरे का सर फोड़ देने वाला है। तो वही है, जैसे मैं स्टेज पे होता हूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता स्टेज पे पब्लिक को बम्प कराने में या नाचने में, या कुछ भी बोल जाता हूँ मैं। तो यही है डिफरेंस, कि एक निडर है, दूसरा थोड़ा सा शर्मीला है। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। आरजे की जर्नी कैसी रही और हिप हॉप में आना कैसे हो। आरजे की जर्नी बहुत अच्छी रही, अभी भी चल रही है, हालांकि थोड़ा सा ब्रेक है, अभी वो हॉल्ट फेज चल रहा है, लेकिन ये जर्नी कभी रुकी नहीं और हिप हॉप तो इसके साथ साथ चल रहा है। तो आरजे की जर्नी ऐसी थी कि आरजे की वजह से ही मैं रैप में घुस पाया। मैं मास कॉम का स्टूडेंट रहा हूँ और जब भी मैं एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहा था तो मतलब मैं गाने शुरू से लिखता था, और एक दोस्त था मेरा वहाँ पे आकाश, और आकाश को सुनाया करता था। आकाश कहता था यार तू सुनाता है, लिखता है, लेकिन तू एक बात बता, इसको रिकॉर्ड कब करेगा। मैंने कहा यार सही वक्त आने पे। तो एक बार ऐसे ही मैं कह रहा था कि सही वक्त आने पे रिकॉर्ड करूँगा, उसने कहा यार सही वक्त कभी आता नहीं है, सही वक्त लाना पड़ता है, तो तू रिकॉर्ड आज के आज करेगा। मैं बोला भाई कैसे करूँ, रेडियो में कोई अलाउ थोड़ी करेगा अपने पर्सनल काम। तो कहता है यार 10 बजे सब चले जाते हैं। तो 10 बजे के बाद जब सभी स्टेशन हेड, जितने भी सीनियर आरजेस हुआ करते थे, सब चले जाते थे ना, तब हम दोनों बैठते थे, अपना काम करते थे। मैं गाने रिकॉर्ड करता था, वो थोड़ा बहुत उसमें कंप्रेसर, थोड़ा बहुत उसमें रिवर्ब वगैरह ऐड करता था, और फिर बस वही फाइनल प्रोडक्ट हमें जो था वो एक्सपोर्ट करना होता था। उसमें कोई मिक्सिंग मास्टरिंग, कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं होती थी। इसीलिए आप अगर इंतकाम तक के मेरे गाने सुनोगे तो वो बहुत ही रॉ साउंड करते हैं, ऐसा लगता है कि बस कर दिया गया है किसी तरह से। लेकिन वो अलग फेज़ था लाइफ का, और वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आज भी अगर मेरा बस चले कि एक प्रोफेशनल स्टूडियो चाहिए या वो रेडियो वाला स्टूडियो चाहिए ना, विदाउट मिक्स मास्टर, मैं वो स्टूडियो ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि वहाँ से ना वो यादें जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एज एन आर्टिस्ट आपने ग्रो किया, जहाँ से आप उठे हो। तीसरा सवाल है कि हिप हॉप और आरजे में अगर आपको एक चूज़ करना हुआ तो आप क्या करोगे और क्यों। यार ये तो वही बात हो गई कि बाईं आंख से देखना पसंद है या दाईं आंख से, पापा पसंद है या मम्मी। ये तो फिर मैं बता ही नहीं सकता कि इसका क्या जवाब होगा।
दोनों ही अपनी अपनी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दोनों का ही जो लेना देना है वो मेरी आवाज़ से है, तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं मेरे को। मैं एक भी चूज़ नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के आड़े आएंगे कभी, क्योंकि रैप करते करते मैं आरजेइंग कर सकता हूँ और आरजेइंग करते करते मैं अपना म्यूज़िक कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी प्रॉब्लम बनेंगे। तो मैं कभी भी एक चूज़ नहीं करूँगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी एंड डेफिनेटली चलेंगी। चौथा सवाल है कि आजकल जो डिस चल रहा है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। डिस को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी आप उस हद तक टॉर्चर मत करो शब्दों से ही या फिर अपनी बातों से ही कि वो कुछ ऐसा कदम उठाए जो उसको नहीं उठाना चाहिए। इंडिया में अभी ऐसा कोई केस हुआ नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया हो डिस ट्रैक सुन के या फिर ऑफेंड होके, लेकिन जैसा सीन चल रहा है कि डिस करके लोग फेमस होना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी की जान चली जाए, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आप बात अपने तरीके से आप उसको शांत करो, अपने तरीके से सुलझाओ, लेकिन डिस को मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने भी 2-3 डिस ट्रैक्स तैयार किए, लेकिन आज तक रिलीज़ नहीं करना चाहा, क्योंकि जब भी सोचता था ना कि यार इसका वीडियो शूट करते हैं, तो अंदर का ज़मीर जाग जाता था, कहता था नहीं यार रहने देते हैं ना, बात कर लेते हैं भाई से यार, एक टाइम पे बड़ा अच्छा इससे रिश्ता हुआ करता था। तो आप किसी को पसंद करो या ना करो, मैं कहूँगा डिस मत करो यार, ठीक है। मैं इसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं दूंगा, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा। वो मोमेंट कैसा रहा जब किसी ने पहली बार काम को अप्रिशिएट किया था, अब याद नहीं कि कब किया था, लेकिन जब भी किया था बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा था इनफैक्ट। अभी रिसेंट की बात करें तो मैं डीजे सिन है अपने बड़े भाई जैसे और अभिषेक दास हैं, जिनके साथ मैं एक यूनियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरे को सबसे अच्छा तब लगा था जब इन लोगों ने काम अप्रिशिएट किया था। ये इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पके हुए चावल हैं, और इन लोगों ने जब अप्रिशिएट किया था ना कि यार तू अलग ही चीज़ है, तेरे अंदर अभी तूने जो एक्सप्लोर किया है ना वो सिर्फ 5% है तेरा, हम बाकी का 95 लेके आएंगे। तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और आने वाले जो गाने हैं वो आपको यही बताएंगे कि वो 95 नहीं, वो 195% है मेरा जो अभी आने वाला है। तो बस वही है कि अभी अप्रिसिएशन जो मिला था ना, लगा था हाँ यार अभी तो जिंदा है, अभी तेरे में आग बाकी है। तो बस यही है कि अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ज़्यादा आग बाकी है, यही बार बार फील होता है। और कभी भी ना अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है ना, तो भी उससे पॉजिटिव चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करो, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर पाओगे। कभी भी बैठ मत जाओ उस बात को लेके कि यार उसने बुरा बोल दिया, क्योंकि बोलना है यार, हर कोई किसी ना किसी को बोलेगा ही बोलेगा। अभी मैं कोई गाना अपलोड करता हूँ ना, कसम खा के कहता हूँ, पहला जो होता है ना, पहला एक डिसलाइक ही आता है। पता नहीं, शायद मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स में है जो सबसे ज़्यादा ताक लगाए बैठा है कि यार कब ये गाना डाले, कब मैं डिसलाइक करूँ, लेकिन मैं उससे कभी भी ऑफेंड नहीं हुआ, कभी भी ना उसको मैंने वो नहीं किया, डिसग्रेस नहीं किया, यार रहने दो, कोई नहीं, होता है, अपनी अपनी चॉइसेस है, आप पसंद करो ना करो, यू मे हैव योर ओन रीजंस। चलिए आते हैं अगले सवाल पे कि क्या हिप हॉप ओरिजिनली ग्रो कर पा रहा है। हिप हॉप ओरिजिनली ग्रो कर रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए उस रेट पे नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हर कोई खुद को बढ़ाने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं हर कोई ऐसा है कि यार मैं खुद ग्रो कर जाऊं, अपनी टीम को ग्रो कर लूं, अपने दोस्तों को ग्रो कर लूं। हिप हॉप को लिफ्ट करने की बात कोई नहीं कर रहा है, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हिप हॉप ओरिजिनली ग्रो नहीं कर पाएगा, उस हद तक नहीं कर पाएगा जिस हद तक करना चाहिए। अपना अपना एरिया डिसाइड सबने कर लिया है, यूपी 46 मेरा, दिल्ली 47 मेरा। तो ऐसा जब तक चलेगा कि यार तब तक नहीं होगा, जब तक अपना सेल्फ सेंटर्ड होना आप बंद नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फिश होना बंद नहीं करोगे एज अ आर्टिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब तक आप ओरिजिनली दूसरों को अनबायस्ड होकर सपोर्ट नहीं करोगे, डिस्पाइट वो आपका फ्रेंड हो, नहीं हो, नोन हो, अननोन हो, तब तक हिप हॉप ओरिजिनली ग्रो नहीं करेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो वहाँ पर है जहाँ उनको होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं एक भाई को जानता हूँ, अंकित अमोली भाई, इतना बढ़िया गाते हैं यार, मतलब उनकी आवाज़ इतनी मेलोडियस है, लेकिन भाई उस हद तक अंडररेटेड है ना कि मैं बता नहीं सकता। बहुत अजीब लगता है मेरे को यार कि इस लेवल का बंदा, अरिजीत सिंह फेल है, कसम से मेरे लिए तो अरिजीत सिंह फेल है भाई उसके सामने लिटरली। और यही है कि यार क्यों, मतलब ठीक है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यार अनबायस्ड हो गए। जिस दिन भी आपने दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप हिप हॉप को ओरिजिनली ग्रो करने की बात कर सकते हो। आखिरी सवाल पे आते हैं कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। नहीं, चलो या फिर कह लो थोड़ा बहुत कमा भी रहे हो तो क्या फ़ायदा, जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा रहे हो। आप एक वीडियो शूट करते हो, आपके 4, 5, 6 हज़ार 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं, क्या आपको यूट्यूब से इनकम आ रही है? नहीं आ रही है।
क्या आपको शो से पैसे मिल रहे? नहीं मिल रहे। इनफैक्ट लोग ओपन माइक्स में जाके परफॉर्म करने का पैसा देते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। 300, 700, 500, 1000 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? जब तक भारत में गाना गाने के लिए पैसे मिलने की बजाय पैसे देने पड़ेंगे, तब तक रैपर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं जिनका कोई गाना वायरल हो गया, जो कहीं ना कहीं किसी की नज़र में आ गए, जो लेबल्स की नज़र में आ गए, वो कमाएंगे, वो ज़िंदगी भर कमाएंगे, जितना उनका टाइम चलेगा तब तक कमाएंगे। लेकिन एज अ होल अगर बात करूँ, अपने आसपास के लोगों की बात करूँ जो डिज़र्व करते हैं, जो हमारे जैसे रैपर्स हैं 1000, 2000, 5000 सब्सक्राइबर्स वाले, वो नहीं कमा पा रहे हैं, वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं थ्रू रैपिंग। बाकी ज़रिए हैं पैसे कमाने के, लेकिन थ्रू रैपिंग तो फिर नहीं आ रहा है। अगर आप ये आर्ट परस्यू कर रहे हो और आप इसी से पैसे नहीं कमा रहे हो तो क्या फ़ायदा? आखिरी बात कि क्लोजिंग मैसेज फॉर योर ऑडियंस, तो क्लोजिंग मैसेज तो यही है कि यार प्यार बांटो, ओरिजिनल रहो, कभी भी अपने आर्ट से दगा मत करना। और कोई आपको पसंद करता है नहीं करता है, आप किसी को पसंद करते हो नहीं करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपको उसका काम पसंद है। और यही कहूँगा कि एज एन आर्टिस्ट आप कैसे भी हो, एज अ इंसान अच्छा बनने की कोशिश करो और बनते रहो और इवॉल्व होते रहो। और सीखना कभी मत छोड़ना, पढ़ना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप कहते हो कि आप सीखते हो लिखना सिर्फ तभी जब आप पढ़ते हो। अलग अलग शब्दों को, अलग अलग लोगों को आप जब पढ़ोगे ना, आपके अंदर एक इवॉल्व होगी, नई नई चीज़ें आपके अंदर आएंगी और तभी आप अच्छा लिख पाओगे। तो यही है कि बस ओरिजिनल रहो, सपोर्ट करते रहो। आर्टिस्टिफाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को भी फॉलो कर देना, Jordan_music MUZIK। अगर आप मेरी किसी भी बात से इत्तेफाक रख पाए, कनेक्ट कर पाए। और आर्टिस्टिफाई को बहुत बड़ा शाउट आउट है इस Q&A सेशन के लिए, इस आस्क एन आर्टिस्ट के चौथे एपिसोड के लिए। आप लोग आर्टिस्टिफाई को याद से फॉलो भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो भी हो पाए वो कर दीजिएगा। टिल देन, दिस इज जॉर्डन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।